साथियों जय हिंद, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है, 13वां प्रैक्टिस सेट है और पहला क्वेश्चन है 13वें प्रैक्टिस सेट का। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ कि 2 संख्याओं का एलसीएम 364 है और उनका एचसीएफ जो है 26 है। उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? बहुत आसान सवाल है, हम क्या करते हैं इसमें अगर पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है तो उनकी जो गुणा होगी, उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर ही होती है, ठीक है? ये सभी बच्चों को बात पता है। दोनों संख्याओं में से एक संख्या तो यह है 26, दूसरी संख्या हमें पता नहीं है जो हमें ज्ञात करनी है। इनका एलसीएम और एचसीएफ कितना है 364 और साथ में एचसीएफ कितना है 26, ठीक है? 26 से 26 कट जाएगा यहाँ पर, तो बी का मान कितना आ जाएगा? बी का मान 364 ही आ जाएगा यहाँ पर। यानी कि वो दूसरी संख्या जो है वो 364 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आसान क्वेश्चन है बहुत। अगला सवाल है मेरा कि एक 629 मीटर की रेलगाड़ी है, 629 मीटर, ठीक है? ये विपरीत दिशा में 10.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर देती है। रेलगाड़ी की चाल बतानी है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? यहाँ पर दी हुई है चाल किसकी? व्यक्ति की चाल दी हुई है। यहाँ पर उसकी व्यक्ति की चाल दी हुई है 10.4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है? मैं मान लूँगा कि रेलगाड़ी की चाल जो है वह एस किलोमीटर प्रति घंटा है यहाँ पर, ठीक है? अब जब ये आमने-सामने आ रहे हैं तो इनकी सापेक्ष चाल कितनी होगी? सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी। जब आमने-सामने आ रहे हैं तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? 10.4 प्लस एस किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है? मैं इसको मीटर पर सेकंड में बनाऊँगा तो 5/18 करूँगा यहाँ पर, ठीक है? तो ये मेरी सापेक्ष चाल आ गई इसकी, ठीक है? और ये और यहाँ पर ये जो दूरी है 629 मीटर की, ठीक है? 629 मीटर की जो रेलगाड़ी की लंबाई है, इसी को 12 सेकंड में पार यही 12 सेकंड में पार हो गई ये अपने आप ही, क्योंकि व्यक्ति तो एक जगह खड़ा रहेगा। तो यही इसकी क्या हो जाएगी? सापेक्ष 429/12 मीटर पर सेकंड आ जाएगा यहाँ पर भी ये मीटर पर सेकंड आ जाएगा यहाँ पर, ये दोनों बराबर है। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा, यहाँ से मैं s का मान आसानी से निकाल सकता हूँ, ठीक है? यहाँ से इसको काटूँगा 6 से, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 हो जाएगा मेरा यहाँ पर, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पर कुछ कट नहीं रहा तो मैं इसकी इधर गुणा करूँगा 10.4 मेरे पास यहाँ पर है 10.4 और प्लस का s बराबर ये आ जाएगा यहाँ पर 3 गुणा 629/10, ठीक है? ये आ जाएगा। इसकी मैं इसकी गुणा करूँगा, यहाँ से मैं कुछ काट नहीं रहा यहाँ पर, कटता भी होता मैं तब भी नहीं काटता यहाँ पर, क्योंकि मुझे 10 या 100 के नीचे चाहिए आसान करने के लिए। इसकी मैं गुणा करूँगा तो 3 छंग 18 यानी कि 1800 और 29 का 87, ठीक है? यानी कि 1887 आ जाएगी इसकी गुणा। इसकी गुणा आ जाएगी 1887/10, तो पॉइंट कहाँ लगेगा? 188 के बाद लगेगा, ठीक है? तो यानी कि 10.4 प्लस एस बराबर ये आ जाएगा मेरे पास 188.7, ठीक है? यहाँ से इसकी स्पीड आ जाएगी, यहाँ से 188 में से इसको घटाऊँगा, 188 में से तो मैं 10 यहाँ रखूँगा और पॉइंट के नीचे पॉइंट रखता हूँ, तो यह आएगा मेरे पास यहाँ पर 3, 8, 7, ठीक है? और ये आ जाएगा 1, यानी कि 178.3 आ जाएगा, पॉइंट मेरा यहाँ पर है, ठीक है? 178.3 आ जाएगा मेरे पास ये 178.3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन दिया है कि उस घन की 4 दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी कोर की लंबाई 3x + 8y + 5 है, ठीक है? यहाँ पर इसकी घन की 4 दीवारों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है? तो इसका जो घन का जो होता है ना कर्व एरिया, ये कर्व एरिया की बात की गई है। चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो कर्व एरिया की बात कर रहे हैं, तो कर्व एरिया का जो क्षेत्रफल होता है वो 4a² होता है, ठीक है? और जो टीएसए होता है, ठीक है? यानी कि टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो 6a² होता है यहाँ पर, ठीक है? बस यहीं पर हमें देखना है, लेकिन ऑप्शन इस तरह से दिए हुए हैं नहीं यहाँ पर, ठीक है? कि हमसे यहाँ पर गलती हो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर एक घन की 4 दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि a का मान दिया हुआ है यहाँ पर कितना 3x + 8y और प्लस का 5, ये यहाँ पर दिया हुआ है। ऑप्शन में ये दिया हुआ है ना गुणा में ध्वनि, ये वर्ग है यहाँ पर ये, ठीक है? ये थोड़ा-सा गलत दिए, ये वर्ग है यहाँ पर ये, इसका x² है यहाँ पर, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है, इसका मैं a² करूँगा तो इसका भी मुझे वर्क करना पड़ेगा और इसका जब मैं वर्क करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास ये, इसका वर्क क्या होता है a + b + c, a + b + c का वर्क का फ़ॉर्मूला क्या होता है? इसका फ़ॉर्मूला होता है a + b + c, इसका फ़ॉर्मूला होता है a² + b² + c², ठीक है? और प्लस का 2ab, 2bc और 2ca, ठीक है? चाहे 2 को मैं यहाँ पर कॉमन भी ले सकता हूँ यहाँ पर, ये एक इसका फ़ॉर्मूला है यहाँ पर। मैं इसी को इसी तरह से खोलूँगा तो 3 तिया 9x² आ जाएगा, 64y² आ जाएगा यहाँ पर, और
और 5 पंजे 25 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फिर मैं 2 से 2 के साथ 2 की गुणा करूंगा, तो 2 तिया 6, 6 अट्ठे 48 एक्स वाई आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब मैं इन दोनों की करूंगा, 8 पंजे 40, 40 दूनी 80 वाई आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और मैं इन दोनों की करूंगा, 5 तिया 15 दूनी 30 आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 30 एक्स यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ मेरे पास आ गई यहाँ पर। अब मैं इनको यहाँ पर मेरा क्या है, मुझे यह तो ए स्क्वायर का मान आया मेरे पास यहाँ पर। ठीक है, ये ए स्क्वायर का मान आ गया, मुझे क्या ज्ञात करना है, इसका कर्व एरिया ज्ञात करना है। कर्व एरिया क्या होता है यहाँ पर, होता है 4 ए स्क्वायर, यानी कि मैं 4 से गुणा कर दूंगा इसमें। ठीक है, यहाँ पर 4 से गुणा कर दूंगा, 4 से जब मैं गुणा करूंगा यहाँ पर इसकी, तो 4 नम 36 हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा 4 नम 36 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और 4 से इसकी गुणा करूंगा मैं, तो ये आ जाएगा 4 चौक 16 और 4 छंग 24, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 छंग 24, यानी कि 256 वाई स्क्वायर। ठीक है, और मुझे इसी के साथ साथ ऑप्शन भी देखते हुए चलना है, यानी कि 2 ऑप्शन तो मेरे ये तो खत्म हो जाएंगे यहाँ पर, सी तो मेरा ए और सी तो मेरा खत्म हो जाएगा, केवल यहाँ पर ये बच रहे हैं। आगे आ जाएगा 25 चौका 100। ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पर आगे अगर मैं इसकी करूँ, 4 अट्ठे 32, यानी कि 192 यहाँ पर आ रहा है, 192 एक्स वाई आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा, तो इसमें 192, इसमें भी 192। ठीक है, दोनों में 192 सही सही चल रहा है यहाँ पर। अब मैं इसकी करूँगा तो ये आ जाएगा 4 अट्ठे 32, ये 320 वाई आ जाएगा, 4 तिया 12, 120 एक्स आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो रहा है हमारा, पूरा ही मुझे करना पड़ेगा यहाँ पर ये। ठीक है, ऑप्शन इस तरह से था, तो मेरा ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमें यहाँ पर मेन चीज़ क्या थी, मेन चीज़ ये थी कि इसका कर्व एरिया और टोटल सरफेस हमें इसका याद रखना है। इसका होता है 4 ए स्क्वायर और ये होता है 6 स्क्वायर किसका, घन का। ठीक है, और उसकी अगर आयतन की बात करें तो आयतन होता है 1 की घात 3। अगर इसके विकर्ण की बात करें तो विकर्ण होता है इसका √3 ए स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है बस। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें ये दिया हुआ है कि एक बेईमान विक्रेता का दावा है कि वह सामानों को उनके क्रय मूल्य पर बेच रहा है, लेकिन वह 1000 ग्राम की जगह 958 ग्राम का वजन तोल रहा है, उसका लाभ परसेंट बताना। कुल मिला के वो यहाँ जो है वो फायदे ही तो ले रहा है। यहाँ पर सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकता हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वो फायदा ले रहा है, वो सिर्फ दिखा रहा है कि मैं 1000 ग्राम तोल रहा हूँ, लेकिन वो रियल में 918 ग्राम तोल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर वो फायदा ले रहा है। अगर फायदा ले रहा है तो सीपी मेरा 918 होना चाहिए और एसपी मेरा अधिक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बस बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं कि मेरे किधर रखूँ इसको मैं। बस यही सोच लो, यहाँ पर फायदा ले रहा है तो फायदा मेरा अगर होगा तो सीपी मेरा कम होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से कितने रुपए का फायदा ले रहा है, यहाँ से कितने रुपए का फायदा ले रहा है भाई, मतलब कितने ग्राम का फायदा तोल रहा है यहाँ पर, ये ले रहा है, यहाँ पर ले रहा है ये 82 रुपए का। ठीक है, ये 82 82 यहाँ पर आ जाएगा 82। ठीक है, यानी कि 82 ग्राम का यहाँ पर फायदा ले रहा है। 82 1000 में से 918 ग्राम तोल रहा, तो 82 ग्राम का फायदा उठा रहा, 82 ग्राम का फायदा उठा रहा है ये 918 में से। ठीक है, और गुणा 100, क्योंकि सीपी ही मुझे रखना पड़ता है नीचे, सीपी से ही मुझे गुणा करनी पड़ती है। 82 बटे 918 गुणा 100। अब मैं इसको जब कैंसिल करूंगा यहाँ पे, इसको काटूंगा यहाँ पर, तो जितना भी मैं काटूंगा कट जाएगा, 2 से काटूंगा यहाँ पर तो कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 नम 18, और यहाँ पर इससे कुछ कट रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर कुछ कटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मैं इसको कर लूंगा 4100 और यहाँ पर 459 कर दूंगा। ठीक है, और उसकी जब मैं भाग करूंगा तो ये कितनी बार जाएगा यहाँ से लगभग, तो ये लगभग अगर मैं इसको 10 बार तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 9 बार भी, 9 9 पंजे 45 ज़्यादा हो जाएगा, 8 चौक 32, 8 बार तो चला ही जाएगा यहाँ से। ठीक है, 8 बार अगर ये जाएगा तो इसका मतलब ऑप्शन अगर मैं देखूँ तो केवल एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें पहले 8 है और फिर बाद में कुछ है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये मेरा आंसर जो आएगा यहाँ पर, तो इसका जो आंसर आएगा 8.93% आएगा यहाँ पर। ठीक है, बस हमें क्या है कि एक बार ऑप्शन में भी देखना है, जब मैंने बताया था हम सवाल के अंतिम पड़ाव पे तो ऑप्शन भी चेक करने चाहिए कि ऑप्शन किस तरह से दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, मुझे पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ी था, यानी मेरा समय बच गया। मान लिया हम ऑप्शन न देखे, हम काट पीट करते रहे, पता चले कि ऑप्शन इस तरह से दिए हुए थे। ठीक है, तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है यहाँ पर कि एक दादा, उनके पुत्र और उनके पौत्र की आयु का योग ये दिया हुआ है 128। ठीक है, इनके तीनों तीन व्यक्ति हैं, ये ABC मान लेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये अगर मैं दादा को ग्रैंड फादर को तो इसको ग्रैंड सन रखना पड़ेगा, तो जो दोनों में जी आ रहा है, इसलिए मैंने ABC रख लिया यहाँ पर। दादा की आयु उनके पुत्र की आयु से 2 गुना है। ठीक है, यानी कि ये दादा है, यानी कि कम होते क्रम में है, यानी कि अवरोही क्रम में रखे हुए हैं यहाँ पर ये। ठीक है, तो यहाँ पर दादा की उम्र सबसे अधिक होगी तो दादा ये है हम हमारा यहाँ पर। ठीक है, अगर दादा की उम्र अधिक है तो दादा दोगुना है किससे, दादा की आयु उनके पुत्र की आयु से दोगुना है। अगर उसका उनका पुत्र भी है तो ये दुगनी हो जाएगी इनकी, और पुत्र की आयु पौत्र की आयु से 5 गुना है, यानी कि बी की जो आयु है
वो सी से कितनी है, 5 गुना है यहाँ पर, ठीक है। मैं इनको दो तरह से इन तीनों का रेशियो ले सकता हूँ, ठीक है। एक तरीका मेरा ये है कि मैं यहाँ से 5 से गुणा कर दूंगा दोनों तरफ, ये मेरा 5 दूनी 10 आ जाएगा, ये 5 बचेगा और यहाँ पर मेरा केवल 1 बचेगा। एक तरीका तो मेरा है लेने का, ठीक है। एक तरीका मेरा क्या है इनका, ए बी का कितना है यहाँ पर, 2 1 का था और बी सी का कितना था, ये 5 था और सी का यहाँ पर 1 है, सी का 1 है यहाँ पर। इस 1 को बढ़ा दूंगा और इस 5 को इधर बढ़ा दूंगा, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 का ना 1। एक तरीका ये होता है मेरे, मैं किसी भी तरीके से इसको कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरा तीनों का इनका आगे क्या रेशियो आ गया इनकी उम्र का। इनकी टोटल उम्र जो है 128 है, 10, 5, 15 और 1 16, यानी कि 16 का मान जो है यहाँ पर, 16 का मान 128 है यहाँ पर, ठीक है। और 16 अट्ठे 128 होते हैं, 8 छंग 48, 8 एकम, ठीक है। 16 अट्ठे 128 यानी कि 1 का मान जो है मेरा 8 है। सवाल में क्या पूछा, सवाल में पूछा पौत्री की आयु, तो पौत्री की आयु कौन सी है, ये वाली है यहाँ पर, ठीक है। पौत्र सबसे छोटा है ना यहाँ पर, तो वो 8 साल का है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये दिया है कि एक स्मार्ट वॉच सेट का अंकित मूल्य 640 रुपये है। इसे 30%, 25% की 2 ग्रामीण छूटों में बेचा जाता है और नकद भुगतान पर 25% की अतिरिक्त छूट दी जाती है, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर के सभी छूटें हैं यहाँ पर, ठीक है। ऐसी कुछ बात नहीं की गई कि उसने नकद भुगतान कभी बाद में किया था या इतने रुपए पहले किया था, इस तरह से कोई बात इसमें की नहीं गई। कुल मिला के तीनों ही छूट है यहाँ पर। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर 30% की अगर छूट दी होगी तो उसने वो चीज़ 10 रुपये का अंकित मूल्य हो तो 7 रुपये में उसने खरीदी होगी, यानी कि 10 रुपये का अंकित मूल्य हो तो 30% की छूट के साथ 7 रुपये में हो जाएगा। 25 चौका 100, यानी कि अगर अंकित मूल्य 4 रुपये तो 3 रुपये में बेची गई होगी, ठीक है। उसी तरह से ये भी बेची गई होगी, 25% की अतिरिक्त छूट यहाँ पर भी दी गई है। टोटल कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, यानी कि 160 रुपये उसका अंकित मूल्य, 3 तिया 9 सत्ते 63, यानी कि 63 जो है, 63 क्या है, 63 उसका एसपी हो जाएगा अब इस समय पर, क्योंकि ये एमपी था यहाँ पर, ये एसपी हो जाएगा, ठीक है। एमपी कितना है, 160 और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 640, यानी कि जो अंकित मूल्य है वो 640 है। इसका मान आ जाएगा, ये कितना गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा था, इसको भी मैं 4 गुना कर दूंगा। इसको भी 4 गुना करूंगा, 4 तिया 12 और 4 छंग 24 और 1 25, यानी कि 252 रुपये में वो चीज़ बेची गई है। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, तो इसका विक्रय मूल्य इतना है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है इसमें, अगला क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज के आधार की लंबाई ये है यहाँ पर, उसकी ऊंचाई यहाँ पर ये है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज और x बराबर 3, y बराबर -2 है यहाँ पर। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। अब इसका क्षेत्रफल पूछा है ना, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आधार आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। आधार की लंबाई गुणा ऊंचाई, ये इसका क्षेत्रफल होता है यहाँ पर, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर इसमें आधार की लंबाई दी हुई है और ऊंचाई दी हुई है, इन दोनों की गुणा ही मुझे करनी पड़ेगी, लेकिन साथ साथ में इनका मान भी यहाँ पर दे दिया है। या तो मैं पहले गुणा कर सकता हूँ या पहले मान रख के कर सकता हूँ, तो मुझे पहले मान रख के करने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। मैं अगर लंबाई निकालूँ इसकी, तो लंबाई कितनी है मेरी, 3 के साथ 3 रख दूंगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 3 तिया 9, 9 चौक 36 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 7, ये आ जाएगा 3 दूनी 6 और 7 नम, ये प्लस का जो है माइनस का बन जाएगा मेरा, ये माइनस का है ना यहाँ पर, इसकी जब इससे गुणा करूँगा तो माइनस का 6 तो ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई है, माइनस का 6 और 6 सत्ते 42 हो जाएगा, तो माइनस का 42 यहाँ पर आएगा मेरा, ठीक है। और प्लस वाई स्क्वायर तो यानी कि ये माइनस प्लस में हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है। इतनी बात आ गई, यानी कि एल का मान मेरे पास आ गया, ठीक है। अब मेरे पास एच का मान कैसे करूँगा मैं, यहाँ पर भी रखूँगा एक्स प्लस वाई, यानी कि 3 प्लस 2 करूँगा तो यहाँ पर केवल 1 बचेगा मेरे पास, ठीक है। इस सवाल में एक थोड़ी-सी यहाँ पर ये मिस्टेक ये है कि यहाँ पर माइनस का निशान है, ठीक है। वो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, माइनस का निशान है यहाँ पर। अगर ये माइनस का निशान है यहाँ पर, तो ये भी प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, ठीक है। ये रह गया था इसमें यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 40 82 हो जाएगा, लंबाई इसकी 82 हो जाएगी और इसकी ऊँचाई जो है वो 1 हो जाएगी। अब मैं इसकी क्षेत्रफल निकालूँगा इसका, तो इस जब मैं इसका क्षेत्रफल निकालूँगा तो लंबाई यानी कि आधार की लंबाई गुणा ऊँचाई, यानी कि 82 गुणा 1 आ जाएगा मेरा यहाँ पर, यानी कि 82 इसका आंसर हो जाएगा। और ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या है, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया हुआ है। अगला सवाल दिया है कि एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो उसे 9 गुना होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। इसको करने के भी 3 से 4 तरीके हैं। एक तरीका इसमें से ये है कि एक धनराशि अगर पी है तो वो 3 गुना हो रही है, यानी कि 3p हो जाती है कितने में, 5 वर्षों में, ठीक है। इसको 3 गुना होने में कितना समय लग रहा है, यहाँ पर 5 वर्ष लग रहे हैं। सवाल में बोला है कि ये 9 गुनी, यहाँ से p से 9 गुनी कितने में हो जाएगी, यानी कि धनराशि
नो पी कब हो जाएगी? यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितने समय लगे थे? 5 साल लगे थे 3 गुना होने में। तो यहाँ से यहाँ तक भी तो 3 गुना हो रही है ये। यहाँ से यहाँ तक 3 गुना है तो 5 साल लगे। यहाँ से यहाँ भी तो 3 गुना हुई हुई, तो इसको भी यहाँ पर भी 5 साल ही लगेंगे। तो टोटल मिला के इसको 10 साल लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि ए किसी कार्य को x दिन में कर सकता है। यहाँ पर ये x है। x दिन में कर सकता है। b उसी काम को 3x दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को समाप्त करने में 12 दिन लेते हैं। तो x का मान बताना है कितना होगा। सवाल अच्छा सवाल है यहाँ पर ये। अब इसमें यहाँ पर मैं इसको रेशियो से भी कर सकता हूँ और वैसे भी कर सकता हूँ। ठीक है? मैं रेशियो से करता हूँ एक बार इसको। यहाँ पर दिया हुआ है कि a है और ये b है। इनको समय लगता है। इसको लगता है x दिन और इसको लगते हैं 3x दिन। ठीक है? या इसको 1:3 के अनुपात में जो है इसको दिन समय लगता है यहाँ पर। तो मुझे पता है कि एफिशिएंसी जो होती है वो टाइम की जस्ट अपोजिट होती है। तो इनकी एफिशिएंसी 3:1 हो जाएगी। ठीक है? इनकी एफिशिएंसी 3:1 हो जाएगी यहाँ पर। अब सवाल में बोला है कि उस दोनों मिलकर उस काम को समाप्त करने में 12 दिन लेते हैं। भाई 12 दिन लेते हैं, 3 और 1 4 की एफिशिएंसी से करेंगे तो 12 दिन लेते हैं। यानी कि टोटल काम कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ठीक है? इस 48 काम को जब ये दोनों मिलकर करेंगे तभी तो 12 दिन में कर पाएँगे। ठीक है? 3 और 1 4, टोटल एफिशिएंसी 4 हो गई और टोटल काम 12, तभी तो 48 है, तो तभी तो 12 दिन में कर पाएँगे ये। तो मेरे पास टोटल काम 48 आ गया यहाँ पर। ठीक है? सवाल में पूछा है क्या है? सवाल में पूछा है x का मान, यानी कि हमें इस x का मान बताना है, यानी कि इसका टाइम निकालना है कि ये कितने दिन में करता है उस काम को। इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 3, तो ये कितने दिन में करेगा? 16 तिया 48, यानी कि 16 दिन में करेगा ये। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। और ये तरीका ठीक है, ठीक है? यहाँ पर इस तरह से कर लेंगे इस सवाल को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ये कि 10 लड़कों का औसत वजन 70 किलोग्राम है। 10 लड़के हैं, इनका औसत जो है, जो एवरेज है, तो वो कितना है? 70 औसत है यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है? ये एवरेज यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर इनका 10 लड़कों का जो एवरेज है वो 70 है, तो टोटल कितना वजन हो जाएगा इनका? 700 किलोग्राम इनका वजन हो जाएगा। लेकिन बाद में यह पाया गया कि 2 स्थानों पर 54 को 44, यानी कि 54 को जो है वो 44 लिख दिया गया था। ठीक है? और दूसरी जगह क्या लिखा गया था? 35 को 40, 35 को 40 लिखा गया था। तो कुल मिला मुझे 54 करना था और 44 करा मैंने, तो मैंने कितना कम तोला है यहाँ पर? यानी कि मैंने 10 कम लिया है यहाँ पर। ठीक है? यहाँ पर मैंने 10 कम लिया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 10 यहाँ पर और ऐड करना पड़ेगा हमें असली वज़न में आने के लिए। मैंने 35 करना था और कर दिया 40। इसका मतलब मैंने 5 अधिक ले लिया यहाँ पर। 5 अधिक ले लिया तो मुझे यहाँ 5 और कम करना पड़ेगा। ठीक है? तो कुल मिला के यहाँ पर मुझे 5 ऐड करना पड़ेगा, तो मेरा जो असल वज़न होना चाहिए वो 705 होना चाहिए। ठीक है? सवाल में क्या बोला गया है कि 10 लड़कों का सही औसत वज़न क्या है? यानी कि इन 10 लड़कों का यही ना सही औसत वज़न क्या है? तो सही औसत की टोटल वज़न कितना सही? 705 है, वो जो मुझे करना था पहले। ठीक है? जिसकी वज़ह से मैंने 700 क्यों आया था? क्योंकि ये मैंने यहाँ पर थोड़ी-सी चेंजिंग कर दी थी। यहाँ पे 54 की जगह 44 कर दी, तो मैंने अब सही कर लिया ये। ये 705 मेरा टोटल वज़न होना चाहिए था 10 छात्रों का। तो 70.5 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है यहाँ पर कि 3 भिन्न एबीसी हैं, यदि a बराबर 1/4, ठीक है? a बराबर 1/4 है, b बराबर 1/6 है, ठीक है? और ए, बी, सी की औसत a प्लस b प्लस c, इनकी औसत कितनी है? 1/12, यानी कि टोटल कितने हैं ये? 3/12 हो जाएगा। यानी कि इनका टोटल कितना है? 1/4 हो जाएगा। ये भी तो लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक? सवाल में क्या पूछा है यहाँ पर कि सी का मान बताना है यहाँ पर। ए बी सी का टोटल कितना है? 1/4। तो मैं क्या करूँगा, इस टोटल में से इन दोनों को जोड़ के घटा दूँगा तो मेरे पास सी का मान निकल आएगा। ए बी को अगर इसमें से मैं घटा दूँगा तो कुल मिला के 1/4 में से मुझे 1/4 और माइनस का 1/6 ये घटाने हैं। ठीक है? तो मेरा यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास 1/6 ही तो बच रहा है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला अगला सवाल है मेरा कि यहाँ पर दिया हुआ है एक विशाल है, नाव से धारा की विपरीत दिशा में 48 घंटे में 184 किलोमीटर की दूरी तय करता है और इसी दूरी को धारा की दिशा में 12 घंटे लगते हैं। यानी कि यहाँ पर मुझे मिल जाएगी समान दिशा में चाल और विपरीत दिशा में चाल मिल जाएगी। मुझे क्या ज्ञात करना है? बिना ज्ञात करके मुझे डब्ल्यू ज्ञात करना है। यहाँ पर धारा की चाल ज्ञात करनी है, डब्ल्यू। ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसकी चाल देखूँगा। समान दिशा में 184 किलोमीटर की दूरी है, जो तय करता है 12 घंटे में ये। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ, 4 से इसको काट लूँगा। 4 चौक 16, 4 छंग 24 और 4 तिया 12, 40/3 लिख सकता हूँ इसको। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? यानी कि ये 184 किलोमीटर की दूरी
48 घंटे में तय करता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 चौक 16, 4 छंग 24 और 12 चौक 48। इसको और छोटा कर सकता हूँ, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छंग 12, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 23/6। ठीक है, इसको 23/6 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर। ये 23/6 आ जाएगा। ठीक है, अब मेरी ये क्या होती है, ये इसमें से इसको घटा करके आधा करना होता है मुझे इसके लिए, और ये क्या होता है, इसको इसको जोड़ करके आधा करना होता है। तो यहाँ से इसमें से इसको जब मैं घटाऊंगा 46 में से, 46/3 माइनस का 23/6, इसमें से इसको घटाऊंगा तो 6 तो मेरे पास यहाँ कॉमन है ही, एलसीएम सॉरी एलसीएम मेरे पास यहाँ पर 6 है, 3 दूनी 6 और 46 दूनी 92, 92 में से 23 घटाऊंगा क्योंकि 6 से 6 कट जाएगा, 23 बचेगा। 92 में से 23 घटाऊंगा, ये बचेगा 69 मेरे पास, 69/6 आ जाएगा। इसको और काट सकता हूँ, 2 3 से काट दूंगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, यानी कि 23/2 आ जाएगा यहाँ पर। कुल मिला के ये जो इसका मेरे पास घटा के आया हो तो 23/2 आया है यहाँ पर। इसमें से जब इसको घटाऊंगा मैं तो 23/2 आ गया, और इसको जब मैं आधा करूंगा तो 4 हो जाएगा नीचे। आधा करना होगा इसके लिए, अब काट लूंगा, 4 पंजे 20 आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, सिफर बढ़ जाएगा, 4 7 28 और 4 पंजे 20 आ जाएगा, यानी कि पॉइंट 5 पॉइंट 75 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब यहाँ पे ये 3 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन ये है, इसमें दिया हुआ है 5/11 और 5/6। ठीक है, हालांकि छोटी संख्या है तो हम इनको आसानी से काट सकते हैं। जैसे हम 0 ला के पॉइंट बढ़ाएंगे तो 11 चौक 44 हो जाएगा और 6 अट्ठे 48 होएगा। तो इसका मतलब मेरे पास ये बड़ा है यहाँ पर, जो कि गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये छोटी संख्या है, लेकिन अगर इसी स्थिति में अगर बड़ी संख्या आ जाए तो उसका मैं एक तरीका बता दूं कि बड़ी संख्या काटने में दिक्कत आ सकती है। तो उसका तरीका ये होगा कि यहाँ पर ध्यान कि ऊपर की संख्या सेम है। अगर ऊपर की संख्या सेम है तो नीचे की जो भी बड़ी होगी तो वो इस स्थिति में छोटी होगी। मतलब यहाँ पर 11 है तो ये संख्या ये छोटी होगी मेरे पास, अगर यहाँ पर दोनों संख्या ऊपर की बराबर है तो। ठीक है, ये अगर ये बता रहा हूँ तब जब संख्याएं बड़ी आ जाए यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर ये गलत है, ये पहली जो कथन है यहाँ पर स्टेटमेंट कर रहा हूँ, कथन गलत है यहाँ पर। कथन 2 है यहाँ पर, ये यहाँ पर दिया है 5/9 और बड़ा 8/9। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे की सेम है तो हालांकि काट सकते हैं इसको हम, आसानी से हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, अगर बड़ी संख्या है तो कैसे पहचाने, अगर नीचे की सेम है तो ऊपर की कौन सी बड़ी होगी, वही वही बड़ी होगी। इसमें ऊपर की बड़ी होगी तो नीचे की जो बड़ी होगी तो वो छोटी होगी, बस इतना अंतर है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी मेरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि ये बड़ी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी मेरा गलत हो जाएगा, यहाँ पर ये भी गलत है। इसमें देखता हूँ 5/6 और बड़ा 4/6, 4/5 यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब अलग है, इसको देख लेंगे कैंसिल करके। इसको मैं करूँगा तो ये आ जाएगा, अगर पॉइंट लगाऊंगा 6 48, 0.8 के समथिंग जाएगा और 5 अट्ठे 40, यानी कि यहाँ पर अभी 2 बच रहा है तो 6 18 83 जाएगा और ये 0.8 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये बड़ा है इससे, तो इसका मतलब 3 मेरा ठीक है यहाँ पर, ये तो मेरा आंसर हो जाएगा और केवल 3 सही है। अगला क्वेश्चन ये है, अगला सवाल है, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 25% कम है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि एक वॉशिंग मशीन है और एक यहाँ पर टीवी है। ठीक है, इसकी कीमत से 25% कम है। 25% का मतलब क्या होता है, 25 चौका 100। ठीक है, टीवी की कीमत अगर मैं 4 मान लूँ तो वॉशिंग मशीन की 3 हो जाएगी क्योंकि वॉशिंग मशीन की कीमत कम है। ठीक है, उसी तरह यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 82% की वृद्धि होती है, अगर मैं इसमें 82% की वृद्धि करूँ तो मेरा थोड़ा आंसर पॉइंट में बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो मैं इसको क्या करूँगा, 2 सिफर बढ़ा दूँगा अपनी तरफ से, यहाँ पर दोनों तरफ बढ़ाने पड़ेंगे मुझे। ठीक, अब मैं इसमें 82% की वृद्धि कर देता हूँ, किसमें, वॉशिंग मशीन में। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, यानी कि 256 बढ़ जाएगा ये। 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, 246 बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये अब मेरा हो जाएगा यहाँ पर 546। ठीक है, अब जो मेरा यहाँ पर होगा वो 546 होगा यहाँ पर। ठीक है, 546, यहाँ पर कितनी कमी हो रही है, 16% की कमी हो रही है। 16 चौका 64 या 64 कम हो जाएगा तो मेरा 300, 300 यहाँ पर 36 बचेगा ये। ठीक है, 64 कम हो जाएगा, 336 बचेगा यहाँ पर। अब 8 वॉशिंग मशीन और 9 टीवी की कुल कीमत में होने वाला परिवर्तन ज्ञात करना है। ठीक है, 8 वॉशिंग मशीन और 9 टीवी, तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर ये कितना कम हुआ, यहाँ पर ये कितना बढ़ा था, सॉरी यहाँ पर कितना बढ़ा था ये, तो ये बढ़ा था यहाँ पर, मैंने कितना लिखा, 246 लिखा था यहाँ पर। ठीक है, 246 की वृद्धि हुई थी यहाँ पर। ठीक है, 246 की वृद्धि यहाँ पर हुई थी, और यहाँ पर कितने की हुई थी, यहाँ पर कमी हुई थी कितने की, 16 चौका 64 की कमी यहाँ पर हुई थी। ठीक है, तो 8 वॉशिंग मशीन में कितनी होगी, 246 गुणा 8। ठीक है, और 9 टीवी में कितनी कमी होगी,
9 गुणा 64, ये माइनस का होगा, ठीक है। 8 छंग 48 का 8, 8 चौक 32 और 4 36 का 6 और 8 दूनी 16 और 6 22, 22 64 और ये आ जाएगा 9 चौक 36 और 9 छंग 54 और 3 57, यानी कि ये यहाँ पर वृद्धि हुई है और ये कमी है। तो कुल मिला के यहाँ पर मेरा कितनी वृद्धि हुई है यहाँ पर हुई है 8 में से 6 जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ पर 16 में से 7 जाएगा, बचेगा यहाँ पर 9 बचेगा और इसके अलावा यहाँ पर ये 21 में से 5 जाएगा, 21 में से 5 जाएगा तो मेरा कितना बचेगा यहाँ पर? तो मेरा ये 8, ये जो मेरी बढ़ोतरी हुई है ये 8 में होएगी और यहाँ पर 9 में कमी हो जाएगी, मैं 9 से गुणा कर दूंगा। 8 छंग 48 का 8 आएगा यहाँ पर, 8 छंग 48 और 8 चौक 32, 8 छंग 48 का 8, 8 चौक 32 और 4 36, ये आ जाएगा 6 और 8 दूनी 16 और 3 19, 19 64 यहाँ पर आएगा और इसकी जब मैं गुणा करूंगा 9 चौक 4 नम 36 और 9 छंग 54, यानी कि 576 आ जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है। अब मैं ये मेरा यहाँ पर वृद्धि हुई है, यहाँ पर कमी हुई है, तो कुल मिला के कितनी यहाँ पर भी ये प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर, तो कुल मिला के यहाँ पर इसमें प्रॉफिट हुआ है 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा यहाँ पर और 16 में से 7 जाएगा 9 बचेगा और ये 18 में से 5 जाएगा 13 बचेगा, यानी कि 1392 का प्रॉफिट हुआ है टोटल पर मुझे, ठीक है। और टोटल कितना है यहाँ पर 8, ये 8 वॉशिंग मशीन का कीमत कितनी हो जाएगी, गुणा 8 करूंगा तो 8 ते 2400 की तो ये हो जाएंगी और 9 चू 36, 3600 गई टोटल, यानी कि टोटल हो जाएगी 6000 रुपए की, यानी कि 6000 रुपए का मेरा सीपी है और मुझे फायदा कितना हुआ 1392 रुपए का। कुछ बच्चे क्या करेंगे इसमें, इसमें सबके गुणा भाग कर लेंगे आपस में, यानी कि मैंने केवल इसमें की है दोनों में, ठीक है। कुछ बच्चे इससे ज्यादा और कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो तरीका इस तरह से करना है इसको, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुल परिवर्तन निकालना है, तो कुल परिवर्तन मुझे प्रॉफिट हुआ है 1392 का 6000 पर, ठीक है। 1392 का प्रॉफिट हुआ है 6000 पर और गुणा करूंगा यहाँ पर मैं 100, ठीक है। 2 से कट जाएंगे और इससे मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ से 6 से इसको काटूंगा मैं तो 6 दूनी 12 आएगा और 6 दूनी 12, 6 तिया 18 आएगा, बचेगा 1 और 6 दूनी 12, यानी कि ये आ जाएगा 232 बार कट जाएगा 6 से और नीचे एक मेरा पॉइंट उसी पर भी है, तो पॉइंट मेरा यहाँ लगेगा। तो यहाँ पर मुझे फायदा हुआ है 23.2% का फायदा हुआ है यहाँ पर। इस तरह से इस सवाल को करेंगे, ठीक है। अगला सवाल ये है यहाँ पर कि बूस्टर पंप का उपयोग टैंक को भरने के साथ साथ खाली करने के लिए भी किया जा सकता है, ठीक। टैंक की धारिता 1800 मीटर स्क्वायर है, यानी कि धारिता जो होती है वो टोटल टंकी होती है, जो धारिता 1800 मीटर की है, तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे टोटल काम करना होगा 1800 ही करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। यानी कि 1800 मुझे लीटर भरना पड़ेगा, लीटर हो कुछ जो भी इसमें दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, वो मुझे भरना पड़ेगा इतना। अब इसमें दिया हुआ है कि टैंक की खाली करने की क्षमता इसकी भरने की क्षमता से 10 मीटर की घात 3 मिनट प्रति मिनट अधिक है, यानी कि यहाँ पर एक तो एक ही पाइप लगा हुआ है, वो खाली भी कर सकता है, भर भी सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के जब भरने वाला है, अब यहाँ मैं ये मान सकता हूँ कि वो अलग-अलग काम कर रहे हैं, वो अलग-अलग काम करेंगे तो ये पहला अगर भरने में और फिर खाली करने में, ठीक है, ये है। यहाँ पर जो भरने की क्षमता है, टैंक की खाली करने की क्षमता इसकी भरने की क्षमता से अधिक है। टैंक की खाली करने की मैं भरने की मान लूँगी, भरने की जो है मेरी x है, ठीक है। तो खाली करने की क्षमता कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, क्षमता। ये आएगी यहाँ पर और 1800 की टोटल टंकी है, तो ये कितने में भर रहा होगा, जो भरने वाला है तो भरने वाला भर रहा होगा 1800 बटे x मिनट में और ये कितने में खाली कर रहा होगा 1800, इस पूरी को x 1800 बटे x प्लस 10 में, ठीक है। ये खाली कर रहा होगा। अब जितने समय में ये समय लगता है उसे भरने में उससे 6 मिनट कम लगते हैं, यानी कि भरने वाले को जो है भरने में से भरने में उससे 6 मिनट कम लगते हैं। तो भरने में 6 मिनट कम लगते हैं किससे? इससे यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 6 इधर चला जाएगा मेरा और ये माइनस आ जाएगा, इसको इधर लेकर आऊँ तो माइनस बचेगा। तो कुल मिला के यहाँ पर मेरा ये बचेगा यहाँ पर 1800 माइनस का बराबर का 6, ठीक है। 2 तरह से इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं 1800 कॉमन ले लूँगा, 1800 इधर ले जाऊँगा यहाँ पर, ठीक है। ये बचेगा मेरा 1 बटे एक्स माइनस का 1 बटे एक्स प्लस 10 बचेगा यहाँ पर और 6 से काटूँगा, 6 तिया 18, 1 बटे 300 बचेगा यहाँ पर मेरा, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस का 10 माइनस का एक्स बटे एक्स प्लस 10 ये लिख सकता हूँ और बराबर में 1 बटे 300, ठीक है। और मैं इसको एक्स कट जाएगा तो मेरा ये 10 इधर चला जाएगा तो 1 बटे एक्स प्लस 10 बचेगा और बराबर 1 बटे 3000 बचेगा। अब मेरे पास यहाँ पर आसान हो गया क्या? ये मेरे पास आसान हो गया। या तो मुझे यहाँ पर समीकरण बनानी पड़ेगी, थोड़ी-सी मैं बना सकता हूँ, लेकिन उसमें समय लग जाएगा। मैं ये देख सकता हूँ, क्या मैं ऑप्शन से चेक कर सकता हूँ, कोई सा ऑप्शन रख करके यहाँ पर और मुझे साफ दिख रहा है कि यहाँ अगर x की जगह मैं 50 रखूँ, तो 50 और 60 हो जाएगा, जिसकी गुणा 3000 होती है। ठीक है? 50 की गुणा
60 से करूँ 3000 होती है, तो ये कब आएगा? अगर मैं यहाँ 50 रखूँगा, 10 यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है? तभी तो मेरा यहाँ पर आएगा, तो इसका मतलब x का मान जो है वो 50 है। x का मान जो है 50 है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन ये है कि रुपए 370 को 3 भागों में बाँटा जाता है। दूसरा भाग तीसरे भाग का 1/4 है, ठीक है? ये दूसरा भाग है और ये तीसरा भाग है। दूसरा भाग जो है तीसरे भाग का, तीसरा भाग अगर 4 है तो दूसरा भाग जो है वो 1 है। ये बात इसमें कही गई है। पहले और तीसरे भाग का, ये पहला भाग है और तीसरे भाग है, इसका जो अनुपात है वो 3:5 का है, ठीक है? तो यहाँ से मैं इनके तीनों का रेशियो ले सकता हूँ। रेशियो लेने के लिए यहाँ पर 2 3 है, इसको मैं 4 से 5 से गुणा करके, मैंने अभी बताया था इसी में ही 2 बताया, 2 तरीके से हम कर सकते हैं। तो मैं कोई सा भी तरीका अपना लूँगा यहाँ पर मैं 5 से गुणा करूँगा और यहाँ पर मैं 4 से गुणा करूँगा दोनों तरफ, ठीक है? यहाँ पर 4 से, यहाँ पर 5 से, तो कितना आएगा मेरा यहाँ पर 5, 4 पंजे 20, ये 3 चौक 12 और 4 पंजे 20। ऐसा क्यों करता हूँ? ये मेरे बराबर हो जाएंगे, जो 3 ये है ना तीसरा, यहाँ पर दोनों ये मेरे बराबर होने चाहिए, ठीक है? इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। तो यहाँ पर पहले का जो हिस्सा आएगा, तो पहला हिस्सा जो होगा वो 12 हो जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है? दूसरा कितना हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा यहाँ पर 5, तीसरा यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 20, ठीक है? ये 3 हिस्से हो गए यहाँ पर, ठीक है? 3 हिस्सों में मैंने बाँट दिया है यहाँ पर। या दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जो मैंने दूसरा बताया था उससे भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो तीसरे भाग का कुल धनराशि से अनुपात क्या है? तीसरे भाग का कुल धनराशि से, यानी कुल धनराशि से कितना अनुपात है, ठीक है? तो यहाँ पे इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है? 370 की। इसमें पूछा है कि तीसरा भाग क्या है? 20 है। मुझे 20 का अनुपात किससे ज्ञात करना है? इन तीनों से ज्ञात करना है। 30 कुल धनराशि कितनी है? 12, 5, 17 और 20, 37, ठीक है? यानी कि मुझे इससे ये तो ज्ञात करना है, तो मेरा 20:37 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ पर। मैं इस तरह से इसको कर लूँगा। इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पर यही पूछा है, ना कि ये पूछा है कि कितनी धनराशि। अगर ये पूछता है कि दूसरी धनराशि कितनी, तीसरी कितनी, तब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है यहाँ पर कि 16/23 प्लस का 11/46 माइनस का 15/23 और प्लस का 17/46 और माइनस का 9/23 का मान बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा? यहाँ पर 23, 40, 23, 40, इस तरह से 23 वालों को एक तरफ कर लूँगा और 40 वालों को एक तरफ कर लूँगा। तो 16/23 आ जाएगा, माइनस का 15/23 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस का 9/23 बचेगा, ठीक है? इसी तरह से मैं 40 वालों को अलग कर लूँगा, यहाँ पर प्लस है 11/46 आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस का 17/46 आ जाएगा। ये मैंने सब अलग कर लिया है यहाँ पर। ये 23 यहाँ पर सब में कॉमन है, तो 23 मेरा एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? तो 16 माइनस का 15 माइनस का 9 बचेगा यहाँ पर, प्लस का यहाँ पर 46 है, तो ये आ जाएगा 11 प्लस 17, ठीक है? अब इसमें से 16 में से 15 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, और ये माइनस का है, तो माइनस का ये आ जाएगा मेरे पास 10, माइनस का 10/23 आ जाएगा, और ये प्लस का 17 और 11 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा, 28/46 आ जाएगा यहाँ, ठीक है? ये इसको मैं और थोड़ा-सा ऐसे कर सकता हूँ, काट सकता हूँ इसको, 2 से काट लूँगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 तिया 6, माइनस वाले को इधर कर लूँगा मैं। ये आ जाएगा 10/23, ठीक है? अब 23 फिर से मेरा यहाँ पर कॉमन है, तो 23 में यहाँ पर एलसीएम ले लूँगा और 14 में से 10 घटा दूँगा, तो मेरे पास क्या बचेगा? 4/23 बचेगा यहाँ। ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि इसको हल करना है। ये 49 है तो 7 हो जाएगा, ठीक है? इसको इसमें जोड़ूँगा तो 64 हो जाएगा, तो इसका मान 8 आ जाएगा यहाँ पर। इस पूरे का 8 आ जाएगा, 8, 8 16 हो जाएगा, तो इसका पूरे का मान 4 आ जाएगा यहाँ पर। इसमें जोड़ूँगा तो ये पूरे का मान ये 36 हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा यहाँ पर, और इसमें जोड़ूँगा तो 9 आ जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा मेरे पास 3। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि यदि √6 का मान 2.45 है, तो इसका मान ज्ञात करना है जो दिया हुआ। तो यहाँ पर हमें इसका हम कर सकते हैं, इसको परिमेयकरण यहाँ पर कर सकते हैं इसका, ठीक है? √3 प्लस √2 और बच्चे बटे में माइनस का 3 और √2। इसका मैं जब परिमेयकरण करूँगा तो ऊपर इस तरह से मैं गुणा कर लूँगा। परिमेयकरण कैसे करते हैं? √3 माइनस √2 है, तो जब मैं गुणा करूँगा तो √3 प्लस, यानी कि यहाँ पर माइनस है तो प्लस वाले से गुणा करूँगा ऊपर नीचे दोनों में, क्योंकि ये मैं इससे काट सकता हूँ, तो ये मेरा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं यहाँ पर गुणा करने पर ऊपर नीचे, ठीक है? अब मैं जब इसमें गुणा करूँगा तो a² प्लस b² वाला सूत्र बन रहा है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा a² यानी कि 3, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2√6 आ जाएगा, 2√6 आ जाएगा यहाँ पर। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a² माइनस b² वाला, तो यहाँ पर 3 माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? ये हो जाएगा 5 प्लस का
2√6 और नीचे आ जाएगा 1। 5 प्लस 2√6 का मान कितना दिया हुआ है? 2.45। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ मैं 4.9 90 लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, या मैं इसको 9.9 लिख सकता हूँ। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक हो जाएगा। यहाँ पर कुछ देख लेते हैं ये कि ए प्लस बी स्क्वायर जो होता है, मैंने यहाँ जो यूज किया है वो ये यूज किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, दूसरा मैंने यहाँ क्या यूज किया है? नीचे ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर वाला नीचे बन रहा था, तो मैंने ए माइनस का बी और ए प्लस बी होता है इसका। तो ठीक है, ए प्लस बी ये बन रहा था, तो मैंने ये रख लिया था यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 100 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। इस मिश्रण में 10 लीटर निकाल लिया जाता है तथा उतना ही दूध डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत बताना है, क्या होगा यहाँ पर? तो भाई 100 लीटर दूध था पहले यहाँ पर। ठीक है, 100 लीटर दूध था, इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है? 2:3 का अनुपात में, यानी कि टोटल कितना है? 5 है। ठीक है, 5 चौक 20 40, यानी कि मैं कह सकता हूँ 5, यानी कि 5 चौक 20, 5 दूनी 10 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 5 दूनी 10, यानी कि 20 बार यहाँ पर जा रहा है ये, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ पर। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ कि दूध जो है वो कितना है? 40 है, जो मिल्क है वो 40 है, और जो वाटर है वो 60 है यहाँ पर। ठीक है, वाटर 60 लीटर है। इस मिश्रण में से 10 लीटर निकाल लिया जाता है। इसमें यानी कि इस मिश्रण में से 10 लीटर निकाल लिया जाता है और उतना ही दूध डाला जाता है। ठीक है, यहाँ पर टोटल मिश्रण निकाला जा रहा है और दूध डाला जा रहा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर पानी की आवश्यकता पड़ेगी, तो मुझे यहाँ पर पानी की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, तो मैं, मेरा क्या होता है, फाइनल वैल्यू जो होती है, जो फाइनल होता है, तो वो इनिशियल, ठीक है, और ब्रैकेट में होता है 1 माइनस का टी बटे एक्स की पावर एन। तो फाइनल कितना है? मान ले तो फाइनल मुझे अंतिम मिश्रण में दूध का मुझे प्रतिशत ज्ञात ही करना है फाइनल में। तो यहाँ पर ये आ जाएगा मेरा फाइनल बराबर, ये आ जाएगा यहाँ पर इनिशियल में पहले, यानी कितना था यहाँ पर? वाटर 60 लीटर था यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं 60 क्यों कर रहा हूँ, मुझे दूध क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर इस मिश्रण में 10 लीटर निकाल लिया जाता है, टोटल निकाला जाता है, और उसके स्थान पर दूध डाला जाता है यहाँ पर। तो मुझे जो जरूरत पड़ेगी वो पानी की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 माइनस का कितना निकाला जाता है? 10 निकाला जाता है, कितने में से? 100 में से, और ये इसके बाद 2 बार और अपनाया जाता है, यानी कि 3 बार टोटल ये प्रक्रिया अपनाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर लिख सकता हूँ? 60 गुणा 9 बटे 10 की पावर 3 ये लिख सकता हूँ, यानी कि 60 गुणा 729 बटे 1000 लिख सकता हूँ। ठीक है, या मैं इसको लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से काटूंगा नहीं इसको, केवल एक सी पर काट दूंगा, और मैं इसमें से कुछ काटूंगा नहीं, क्योंकि मुझे नीचे 100 चाहिए या 10 चाहिए, तो मैं इसकी 6 से इसमें गुणा करूंगा, तो ये आ जाएगा, यहाँ पर मेरा आ जाएगा 6 इनम 54 आ जाएगा ऊपर, और 6 दूनी 12, और 5 17 आ जाएगा, और 6 सत्ते 42, और 1 43, और नीचे दो सिफर है, तो मेरा 43.74 आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब जो आएगा मेरा यहाँ पर 43.74 आ जाएगा। ठीक है, 43.74। तो सवाल में पूछा कि अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या है? दूध का प्रतिशत, तो ये पानी का प्रतिशत आया यहाँ पर। ठीक है, अंतिम मिश्रण में पानी कितना है? तो पानी कितना प्रतिशत है? 43.74% पानी है मेरा। तो दूध कितना होगा मेरा? दूध होगा, 100 में से घटा दूंगा, 100% में से 43 को घटाऊंगा, 43.74 को, तो कितना बचेगा मेरा? यहाँ पर 0.74 है, तो 26 होना चाहिए बाद में, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा मेरा। यहाँ पर 56.26% दूध की मात्रा होगी, 56.26%। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है यहाँ पर कि एक गुणोत्तर श्रेणी है जीपी, इसमें 200 पद है। यदि इस जीपी के विषम पदों का योगफल m है और सम पदों का योगफल n है, तो इसका r बताना है कि r कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 200 पद है, इस तरह से 1 2 3 4, इस तरह से ये 200 पद दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, इसके जो विषम पद होंगे 1 3 5 7, इस तरह से होंगे 199 तक, और मैं समपदों की बात करूँ 2 4 6 8, इस तरह से होंगे 198 तक। ठीक है, यहाँ पर मैं डायरेक्टली इनका योगफल तो ज्ञात नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें प्रथम पद और सर्वानुपात दिया हुआ नहीं है। तो मैं यहाँ पर इनके पद देख सकता हूँ कि पहला पद क्या होता है, इसमें पहले पद का पहले, यानी कि पदों के योग को मैं ले सकता हूँ यहाँ पर केवल। भाई यहाँ पर एक है, तो एक पहला पद क्या होता है? पहला पद तो ए ही होता है। ठीक है, प्लस यहाँ पे इसके बाद दिया हुआ है, यानी ये मेरा जो है प्रथम पद है यहाँ पर, और ये तीसरा पद के लिखते हैं, तीसरा पद लिखते हैं ए आर स्क्वायर, अगर मुझे तीसरा पद
तीसरा टर्म ज्ञात करना हो तो मैं क्या लिखता हूँ, ए आर की पावर एन माइनस वन, एन की जगह 3 तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से तो लिखता हूँ तो यहाँ पर मेरा ए यानी कि एक घटता चला जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ये ए आर की 4 हो जाएगा। इस तरह से मैं करता चला जाऊँगा और यहाँ पर ए आर की पावर में 198 लिखूँगा। इसी तरह से अगर मैं इनको देखूँ, ये विषम पदों का कर लिया मैंने, ठीक है? और ये सम पदों का करता हूँ तो ये आ जाएगा मेरा ए आर, ठीक है? क्योंकि एक घट जाएगा, प्लस का ए आर की पावर 3, ए आर की 5 हो जाएगा। इस तरह से करते-करते मैं यहाँ पर लिखूँगा ए आर की पावर 100, ये यहाँ पर अगर मैं देखूँ ये 200 पद है ना टोटल, तो ये 200 सम पद में आएगा, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, 200 लिखूँगा यहाँ पर। ये जो है ना मेरा 200 आएगा यहाँ पर, ठीक है? ये 200 आएगा क्योंकि जो सम पद है वो 200 में शामिल होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 199, ठीक है? अब इसमें दिया हुआ है कि इसमें सम पदों का और विषम पदों का योगफल दिया हुआ है। सम पदों का कितना है? सम पदों का दिया हुआ है n, सम पद कौन से हैं ये? इनका है n और इनका है m, ठीक है? मुझे सर्वानुपात ज्ञात करना है यहाँ पर, ठीक है? मुझे दिख रहा है यहाँ पर ए आर, यहाँ पर ए कॉमन दिख रहा है तो मैं यहाँ ए कॉमन ले लूँगा, इनको मैं यानी कि इसमें भाग करूँगा मैं एक बार। ए मैं इसमें कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर मेरा बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर, आर की 4, ठीक है? इस तरह से बचते-बचते यहाँ पर मेरा आ जाएगा आर की पावर 198, ठीक है? और बटे इसको मैं ए, यहाँ पर ए आर कॉमन है तो ए आर कॉमन ले लूँगा यहाँ पर, तो ये भी 1 प्लस ए यहाँ से चला गया यानी कि ये भी आर स्क्वायर बचेगा, यहाँ से भी 1 आर चला जाए तो ये भी आर की 4 हो जाएगा और बचते-बचते ये भी यहाँ से 1 खत्म हो जाएगा तो ये भी आर की पावर 198 बचेगा। बराबर में मेरा आ जाएगा यहाँ पर m बटे n आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? m बटे n, ए से ए कट जाएगा और इस पूरे से ये पूरा कट जाएगा, तो कुल मिला के मेरा जो बचेगा वो 1 बटे आर बराबर का m बटे n बचेगा। तो आर का मान जो आ जाएगा वो n बटे m हो जाएगा, ठीक है? n बटे m हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि दिया गया पाई चार्ट शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में एक स्कूल की विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। ये विद्यार्थियों की संख्या है इसमें, ठीक है? इसमें यानी कि कक्षा 8 में 18%, 7 में 18%, 8 में 16%, ठीक है? इस तरह से दिया हुआ है यहाँ पर। 9 में 24, 11 में 18 और ये 25% 10 में। तो कक्षा में 8 में, यदि कक्षा 8 में 600 विद्यार्थी प्रवेश लिया गया हो, यानी कि कक्षा 8 में जो कक्षा 8 कौन-सी है? ये वाली है। ठीक है? यानी कि 15% का मतलब क्या है? 15% का मतलब है 600, 15% का मतलब 600, तो 1% का मतलब कितना होगा? ये होगा 15 चौका 60, ठीक है? 15 चौका 60, 40 हो जाएगा। 1% का मान 40 है। सवाल में बोला है कि कक्षा 12 की तुलना में कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी अधिक हैं? कक्षा 12 में कितने हैं? कक्षा 12 में है 18 और कक्षा 10 में कितने हैं? 25%। तो 12 से हाई स्कूल में कितने अधिक होंगे? 7% अधिक है यहाँ पर, ठीक है? तो मुझे 7% का ही तो मान ज्ञात करना है। 7% का मान ज्ञात करना, 7% का मान ज्ञात करने 7 से गुणा कर दूँगा। भई 1% का मान 40 है तो 7% का मान 7 चौक 28, 280 हो जाएगा, ठीक है? 280 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है? यहाँ पर बहुत से बच्चे इसमें कैलकुलेशन करने लगेंगे, कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है इसमें भी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी पाई चार्ट का है और इसका जो औसत होगा, इससे कितना अधिक है, बस यही इसमें आंसर आना है, ठीक है? ये उसमें बोला है कि बी प्रकार का जो कारक का औसत है, वो ए और सी प्रकार की संयुक्त कारक का औसत उत्पादन से कितना कम है, बस ये इसमें निकालना है, ठीक है? आसान है ये, लेकिन हमें सबको जोड़ना पड़ेगा इसमें, थोड़ा-सा तो समय लगेगा है जोड़ने में, ठीक है? तो इसमें क्या दिया गया, इस वाले में दिया गया ग्राफ 4 शहरों पी, क्यू, आर और एस में 3 प्रकार के वाहनों एक्स, वाई, जेड के द्वारा दुर्घटनाओं की संख्या का डेटा दिखाता है। ये डेटा है यहाँ पर, इसमें जो एक्सीडेंट हुए हैं, यानी कि जो शहर है एस, एस शहर में एक्स, वाई, जेड, ये एक्स, वाई, जेड है यहाँ पर, ये एक्स, वाई, जेड है। तो एक्स में एक्स यानी कि यहाँ पर वाहनों से, यानी कि एक्स वाहन से 6 दुर्घटना हुई है, वाई से 3 और इससे 7, इस तरह से दिया हुआ है यहाँ। सभी प्रकार के वाहनों द्वारा दुर्घटनाओं की कुल संख्या के अनुसार शहरों का सही बढ़ता क्रम बताना है, बढ़ता क्रम। यानी कि कुल 6, 3, 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16, यानी कि शहर एस में जो है कितने एक्सीडेंट हुए हैं? 6, 3 और 16, ठीक है? इसके अलावा आर में कितने एक्सीडेंट हुए हैं टोटल? 5 और 2 7 और 7 14 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? क्यू में कितने एक्सीडेंट हुए हैं? क्यू में 6, 5, 11 और 3 14 हो जाएगा यहाँ पर। और पी में कितने हुए हैं? 5, 4, 9 और 6 15 हो जाएगा, ठीक है? 15 हो जाएगा यहाँ पर। इसको मैं बढ़ते क्रम में जब रखूँगा, बढ़ते क्रम में रखना है बढ़ता क्रम, तो बढ़ता क्रम यानी कि आर और क्यू तो पहला आएगा सबसे, या तो आर आएगा या क्यू आएगा, ठीक है? और बढ़ता क्रम क्या होगा? इसके बाद एस सबसे बाद में जाएगा, पी आएगा और फिर जाएगा एस यहाँ पर, ठीक है? तो पी एस कौन से में है? केवल इस वाले में है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, आर और क्यू का मैं रख सकता हूँ, आर मेरा पहले है, क्यू मेरा बाद में है। ठीक है, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑप्शन के अनुसार हमें आंसर देखना है इसमें। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन भी इसका ही है, पाई ग्राफ का ही। इसमें दिया हुआ है कि ए, बी, सी, डी 4 कंपनी है, इसमें कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों के प्रतिशत पर विचार करना है। यानी कि ये जो है, ये स्किल्ड है, यहाँ पर यानी कुशल है, ये अर्धकुशल है और ये अकुशल है। इस तरह से यहाँ पर दिया थोड़ा-सा हो सकता है, थोड़ा-सा कम डार्क हो, इसमें ये ऐसा हो गया है। सवाल में पूछा है सभी यदि सभी कंपनियों में कुल श्रमिकों की संख्या समान है, इनमें सभी संख्याओं की संख्या समान है, सभी ये 100% है, सभी की संख्या समान है, तो कंपनी में अकुशल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है। यानी कि अकुशल श्रमिकों की संख्या कौन सी कंपनी में अधिक है? ये है अकुशल। जो अनस्किल्ड है ना, ये इधर वाले हैं यहाँ पर, तो सबसे अधिक इसमें है ये। तो कौन सी में है? बी में है। ठीक है, बी में सबसे अधिक है, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा बी। आगे बोला है कि अकुशल यहाँ पर बोला है और कंपनी में कुशल श्रमिकों की संख्या सबसे कम है। जो कुशल श्रमिक है वो ये है, स्किल्ड वाले ये, यानी कि इसमें सबसे कम कहाँ पर है? 40-40, 25-25, यानी कि बी में ही है। तो यहाँ पर भी मेरा बी ही आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, दोनों में बी भी आ जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, उनके ऊपरी फलकों पर संख्याओं का अंतर 2 के बराबर होने की प्रायिकता बतानी है। भाई 2 पासे फेंके जा रहे हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे? एक पासे पे 6 अंक होते हैं तो टोटल कितना होगा? 6 छंग 36 हो जाएंगे। ठीक है, 36 टोटल परिणाम जो है 36 है। ठीक है, टोटल परिणाम तो 36 हो गए यहाँ पर। सवाल में बोला है कि संख्याओं का अंतर 2 होना चाहिए। तो कौन-कौन से पास पर वो आ सकते हैं अंक? एक तो 6-4 आ सकता है एक बार में, दूसरी बार 4-6 भी आ सकता है, 2 बार तो चलेगा, एक तो ये हो गया। इसके अलावा 5-3 हो गया, ठीक है? और 3-5 हो गया। इसके अलावा 3-1 और 1-3, इसके अलावा और 4-2 और 2-4 ये आ सकते हैं, ठीक है? ये हो गए मेरे पास 4, इसके अलावा और कुछ नहीं बचता, तो मेरे पास ये कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे 8 तरीके हैं जिनमें संख्याओं का अंतर 2 आ सकता है, ठीक है? तो 8 तरीके मेरे पास ये हो जाएँगे, तो मैं कितना हो जाएगा? इसको कैंसल करूँगा तो काटूँगा इसको, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 36, तो प्रायिकता कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, 2/9। अगला क्वेश्चन ये है कि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ये दिया हुआ है, यदि उनमें से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है, ठीक है? भाई मैंने भी पहला ही सवाल था शायद इसमें, इसमें दिया था एक संख्या, पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या। इनका जो गुणा होता है वो एलसीएम और एचसीएफ की गुणा के बराबर ही होता है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर एक संख्या 14 दी है, अगर एक संख्या मैं x मान लूँ, तो दूसरी संख्या x प्लस 14 हो जाएगी और इन दोनों का गुणनफल जो होगा, वो एलसीएम एलसीएम और एचसीएफ की गुणा के बराबर होगा। एचसीएफ और एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है? 120 हो जाएगा। x प्लस 14 और गुणा बराबर 120 हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे मैं इसकी गुणा करके सॉल्व भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको ऑप्शन ऑप्शन का सहारा भी ले सकता हूँ। सबसे छोटी संख्या बतानी है। सबसे छोटी संख्या कौन-सी होगी? x ही होगी यहाँ पर। ये तो बड़ी होगी, तो x का मान मैं क्या रख सकता हूँ कि 120 आ जाए। यानी कि मैं यहाँ पर 6 रख कर देख लूँ, 6 और 20, 120 हो जाएगा, तो इसका मतलब 6 ही मेरी आंसर है वो। 6 आ जाएगा और 6 प्लस 14 यहाँ पर रखूँगा, तो कितना हो जाएगा? 6 गुणा 20 हो जाएगा, जो कि 120 के बराबर होगा। इसका मतलब मेरा x का मान 6 है। अगला क्वेश्चन ये है, 250 मीटर की दूरी पर एक पुलिस कार को देखकर एक चोर एक निश्चित चाल से अपनी बाइक भगाता है। यहाँ पर पुलिस वाला है, ठीक है? और यहाँ पर चोर खड़ा हुआ है, ठीक है? यहाँ पर ये चोर खड़ा हुआ है, भगाता है। पुलिस की गाड़ी चोर का पीछा करती है और उसे पकड़ लेती है, ठीक है? कहाँ पर? यानी कि यहाँ पर देखा, जैसे ही देखा भागने लगा, उसको यहाँ पकड़ लिया, तो यहाँ उसको पकड़ लिया चोर को। तो यदि चोर पकड़े जाने से पहले 1.5 किमी भागता है, यानी कि पकड़े जाने से पहले चोर यहाँ खड़ा था पहले, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? 1.5 किमी होगी, यानी 1500 मीटर की होगी, ठीक है? और 250 मीटर की दूरी पर ये खड़े थे, यानी कि यहाँ पर ये 250 मीटर की दूरी ये थी पहले इनमें के बीच में। पहले 250 मीटर की दूरी थी और 1500 मीटर यहाँ पर ये भागा है, ठीक है? अब सवाल में क्या बोला है कि पुलिस की कार की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि पुलिस की जो स्पीड है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है यहाँ पर। तो मुझे चोर की बतानी है यहाँ पर, चोर की स्पीड कितनी होगी यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर एक चीज़ है, जब इसने चोर ने इसको देखा था, तो दोनों ने भागना शुरू कर दिया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि और जब यहाँ पर ये पकड़े गया था ये, तो इसका मतलब दोनों भागे होंगे तो एक ही समय में बराबर भागे होंगे ये, मतलब बराबर टाइम पर भागे होंगे। यानी कि अगर 1 घंटे ये भागा होगा तो 1 घंटे ये भागा होगा। हालाँकि इनकी दूरी अलग होगी क्योंकि दोनों की चाल ऊपर-नीचे है। लेकिन टाइम इनका बराबर है। यानी कि जितने समय ये भागा उतने ही समय ये भागा है, ठीक है? अगर मेरा समय बराबर है, टाइम अगर मेरा बराबर है, तो मेरा स्पीड और दूरी का जो डिफरेंस होगा, जो रेशियो होगा वो बराबर होगा, ठीक है? दूरी का
और स्पीड का रेशियो मेरा बराबर होगा। कैसे? पहले मैं ये देखता हूँ यहाँ पर मैं देखता हूँ मेरी यहाँ पर दूरी कितनी है। यहाँ पर चोर कितना पुलिस कितनी भागी है, पुलिस यहाँ से यहाँ तक कितना भागा पुलिस? ये भागी 250 और 1500, यानी कि पुलिस ने जो दूरी तय की है यहाँ से यहाँ तक की, तो वो 1750 की दूरी तय की है। ठीक है? जितने समय में चोर ने यहाँ से यहाँ तक 1500 मीटर की दूरी तय की थी। ठीक है? तो यहाँ पर डिस्टेंस का जो रेशियो है दोनों का, पुलिस का और चोर का, वो कितना है? 1750 का और 1500 का। ठीक है? या इसको मैं थोड़ा-सा छोटा कर दूँगा, तो 15 से काट लूँगा, 15 सत्ते 105 और 15 15 छक ये आ जाएगा 15 छक्का 90। ये गलत हो गया यहाँ पर, इसको 25 से कट रहा है यहाँ पर। ठीक है? 25 से कटेगा, 25 सत्ते हाँ, 25 सत्ते 175 और 25 छक्का 150। ठीक है? ये कट जाएगा 7 और 6, यानी कि अगर इसने डिस्टेंस जो है वो 7 तय की है, तो इसने 6 तय की थी। ठीक है? उतने ही समय में। अगर मेरा टाइम बराबर है तो डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो बराबर होता है, तो स्पीड भी मेरी यही होगी यहाँ पर। ठीक है? स्पीड मेरी यही होगी। ठीक है? अगर डिस्टेंस अगर सेम होती है, तो स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो का उल्टा होता है। ठीक है? ये दोनों उल्टे हो जाते हैं फिर। ठीक है? अब यहाँ पर टाइम सेम है, तो डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। तो यहाँ पर पुलिस की जो स्पीड थी कितनी थी? 70 किलोमीटर प्रति घंटा थी। यहाँ 10 गुना हो रही है, तो इसको भी मैं 10 गुना कर दूँगा, तो ये 60 आ जाएगी मेरी, यानी कि जो उसकी चाल है ना चोर की, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है यहाँ पर कि छिन्नक के रूप में एक 35 सेंटीमीटर ऊँची बाल्टी से भरी है। सेम सवाल बिल्कुल ऐसे ये पिछले एक आध प्रैक्टिस सेट में सेम इस तरह से आया था। तो मैंने उसमें क्या किया था, एक बाल्टी बनी थी। ठीक है? ये बाल्टी बनी थी इस तरह से। ठीक है? और ये शंक्वाकार होती है बाल्टी, और यहाँ पर ये एक ड्रम रखा हुआ है। ठीक है? ये ड्रम रखा हुआ है। दोनों की इनका आयतन बराबर है यहाँ पर, क्योंकि जो इसमें भरा है मैंने इसको फुल भर दिया है, इससे तो आयतन बराबर है इनका। ठीक है? यहाँ पर इसकी जो ये है, ये यहाँ पर इसमें क्या दिया, चिन्ह के रूप में 35 सेंटीमीटर ऊँची बाल्टी। तो बाल्टी की जो ऊँचाई है कितनी है? बाल्टी की ऊँचाई कितनी है? बाल्टी की ऊँचाई है यहाँ पर 35 सेंटीमीटर की। ठीक है? इसके अलावा इसके निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्या है, यानी कि ये जो त्रिज्या है उसकी, ये 12 सेंटीमीटर की है, और ये कितनी की है? 18 सेंटीमीटर की है। ठीक है? यदि इस बाल्टी से पानी एक ऐसे बेलनाकार ड्रम में डाला जाता है जिसकी आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। यहाँ इसकी आधार की त्रिज्या कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये ज्ञात करना है मुझे। ठीक है, मुझे जो ज्ञात करना है, तो मुझे ज्ञात करनी है इसकी ऊंचाई। इसकी ऊंचाई कितनी ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है? दोनों का आयतन बराबर, तो छिन्नक शंकु के छिन्नक का आयतन कितना होता है? इसका आयतन होता है 1/3 पाई एच। ठीक है? और आर स्क्वायर प्लस आर आर, ये होता है। और बराबर किसका होगा? पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि बेलन के बराबर हो। बेलनाकार है ड्रम ये। ठीक है? यहाँ से पाई कट जाएगा। ठीक है? पाई से पाई कट जाएगा, और यहाँ पर ये इसकी ऊंचाई है यहाँ पर छिन्नक की, ये एच का मान आ जाएगा यहाँ पर 35। 1/3 गुणा 35, और आर स्क्वायर का मान यहाँ पर बढ़ेगा, 18 का वर्ग 324। इसका मतलब ये सवाल बिल्कुल सेम है, और 12 का वर्ग 144, यानी कि इस तरह से मैं करूंगा तो शायद मेरा आंसर, मुझे आंसर भी ध्यान होगा, तो मेरा 19.95 शायद मेरा आंसर आया था। ठीक है? 19.95 मेरा आंसर आया था। अब देख सकते हैं कि यही आंसर है क्या। बिल्कुल सेम सवाल ये हुआ हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है? अगला क्वेश्चन मैं ये देखता हूँ। एक व्यक्ति 1008 रुपए में 2 बकरियां खरीदता है। वह एक बकरी 20% की हानि पर तथा दूसरी बकरी को 44% के लाभ पर बेचता है। यदि प्रत्येक बकरी उसने समान कीमत पर बेची हो, तो हानि पर बेची गई बकरी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। भाई 2 बकरियाँ थी, उसने 1008 रुपए में खरीदी थी दोनों बकरियाँ। ठीक है? ये अलग-अलग नहीं है, ये मिक्स है। ठीक है? यहाँ पर 1000 का जो उसका सीपी है ना टोटल, वो 1008 रुपए है टोटल। ठीक है? ये अलग-अलग नहीं है यहाँ पे। वह एक बकरी 20% की हानि पर बेचता है, यानी कि सीपी और एसपी लेंगे पहले हम यहाँ पर। और पे पहली बकरी ए है, दूसरी बकरी बी है। ठीक है? पहली बकरी को 20% की हानि पर बेचता है यहाँ पर। अगर 20% की हानि पर बेचेगा, तो यहाँ पर 20 पंजे 100, यानी कि अगर उसका ₹5 का सीपी है, तो ₹4 का एसपी रहा होगा उसका। ठीक है? तभी उसको हानि होगी। और यहाँ पर 44% के लाभ पर क्या बेचता है वह? बकरी को दूसरी को 44% के लाभ पर। 44% का मतलब होता है 2 दूनी 4, यानी कि ये होता है 11/25। यानी कि उसने अगर खरीदी होगी 25 में, तो उसने बेची होगी ₹36 में। ठीक है? 25 में खरीदी होगी तो ₹11 का लाभ होगा। तो यहाँ पर ₹36 में उसने बेची होगी। ठीक है? फ्रैक्शन से मैं कर रहा हूँ यहाँ पर ये। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा? सवाल में बोला था कि यदि प्रत्येक बकरी समान कीमत पर बेची गई हो। समान कीमत पर बेची जा रही है, एसपी ये है। तो एसपी को मैं समान कर लूँगा, तो यहाँ किससे गुणा करूँगा?
6 से गुणा कर लूँगा, 9 से गुणा करूँगा, 9 चौक 36, ठीक है? 9 से गुणा कर लूँगा, 9 चौक 36, फिर यहाँ से भी 9 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 9 पंजे 45, यानी कि पहली बकरी का जो सीपी है 45 है, दूसरी का 25 है, और सीपी मेरा यहाँ पर दोनों का बराबर हो गया इनका, जो कि सवाल में कह रखा है यहाँ पर। तो बोला कि हानि पर बेची गई बकरी, यानी कि 45 का मान ज्ञात करना, हानि पर यही तो बेची गई थी पहली वाली, तो 45 का मान मुझे ज्ञात करना है। तो 1000 8 किसका मान है? 45 और 25 टोटल का मान है, टोटल खरीद का मान है ये 45 और 25 कितना होंगे? 70 होंगे, ठीक है? तो मेरे पास 70 का मान जो है, 70 का मान जो है मेरे पास 1008 है, तो मुझे किसका ज्ञात करना? 45 का मान मुझे ज्ञात करना है, 45 बटे 70 यहाँ पर आ जाएगा मेरा ये, ठीक है? अब मैं यहाँ से काट लूँगा 5 से, 5 नम 45 आ जाएगा, और ये आ जाएगा मेरे पास 5 दूनी 5 एकम 5 और 5 चौक 20, यहाँ पर 14 आ जाएगा, 2 से काट लो, फिर 2 सत्ते 14 आ जाएगा, 2 से काट 2 पंजे 10 और 2 चौक 8 आ जाएगा। तो 504 गुणा 9 बटे 7, ठीक है? 9 चौक 36 और 9 पंजे 45 बटे 7 आ जाएगा, और 7 से इसको काटूंगा तो 7 पंजे 35, 7 छंग 42 आ जाएगा, यहाँ पर बचेंगे 3, 7 चौक 28 आ जाएगा, और बचेंगे यहाँ पर 5, 7 अट्ठे 56, 648 रुपये, ठीक है? 648 रुपये ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है? हालांकि ये सवाल ये थोड़ा सा अलग लेवल का है, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको बता दे रहा हूँ। सवाल में दिया हुआ है यहाँ पर कि दी गई आकृति इस तरह की है और एक समचतुर्भुज भुज है, इसकी भुजा 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो भुजाएं हैं सारी ये 12-12 सेंटीमीटर की हैं सभी, ठीक है? ये सब 12-12 सेंटीमीटर की हैं। और मुझे जो ज्ञात करना ए बी सी डी ई एफ के मध्य बिंदु हैं, ये जो है मध्य बिंदु हैं यहाँ पर इनके, ठीक है? यहाँ पर ये त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, पी क्यू आर इसका क्षेत्रफल मुझे ज्ञात करना है यहाँ पर ये, ठीक है? इसका मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है यहाँ पर। पहली बात, एक तो ये भी होता है कि इसके मध्य में जो बिंदु बनेगा ना, समषटभुज के अंदर जो त्रिभुज बनेगा मध्य बिंदु से जोड़ करके, तो वो बिंदु वो त्रिभुज कैसा बनेगा? वो त्रिभुज हमेशा कैसा बनेगा? समबाहु त्रिभुज बनेगा। पहली बात तो ये, ठीक है? अगर समबाहु त्रिभुज है तो मुझे इसकी सिर्फ एक की भुजा ज्ञात करनी होगी, मैं यहाँ पर एक की भुजा ज्ञात कर लूंगा इस वाले की, ठीक है? मैं कैसे ज्ञात करूंगा इसको? यहाँ पर मैं इसको जोड़ता हूँ, इसको अगर मैं जोड़ता हूँ तो इसकी एक प्रॉपर्टी ये होती है समषटभुज की, इसकी कि अगर ये 12 भुजा है, यहाँ पर इसकी ये भुजा 12 है, तो इसकी जो भुजा होगी इसकी दुगुनी होगी, ठीक है? डबल हो जाएगी, 24 हो जाएगी इसकी, ठीक है? ये 24 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक? मुझे क्या ज्ञात करना है? ये ज्ञात करना है मुझे यहाँ पर। और ये जो होगा इसका, यहाँ पर ये जो होगी, तो ये इन दोनों के योग का आधा होगी, 12 और 24 36 का आधा होगी, यानी कि 18 होगी यहाँ पर, ठीक है? 18 होगी। अगर मेरे पास ये 18 है तो मुझे पता है समबाहु त्रिभुज बनेगा, तो ये भी सब 18 हो जाएंगी यहाँ पर, ठीक है? 18-18 हो जाएंगी। तो मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3a बटे 4 ए स्क्वायर होता है, ठीक है? ए का मान क्या है यहाँ पर? ए का मान 18 है, √3a बटे 4 और गुणा 18 का वर्ग होता है 324, ठीक है? 4 से इसको काटूंगा तो कितना आएगा? 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, यानी कि 81√3 मेरा इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वार्षिक साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है? ये सवाल भी रिपीटेड है, बिल्कुल मैंने बताया था n-1 बराबर 8t बटे 100 रख दो, यहाँ पर इसमें मान रख देंगे, n का मान यहाँ पर 3 रखना है बस, ठीक है? अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है यहाँ पर, ए किसी कार्य का 3/8 भाग 36 दिनों में कर सकता है। ए है किसी कार्य का अगर 3/8 36 दिन में कर सकता है, तो 3 से काटूंगा तो 12 और 12 अट्ठे 96, तो टोटल काम वो 96 दिन में करेगा, ठीक है? और बी जो है, बी उसी कार्य को 1/2 को 27 दिन में यानी 54 दिन में कर सकता है, वो भी 54 दिन में कर सकता है। यहाँ पर मैं इसका एलसीएम ले लूंगा, ठीक है? एलसीएम लेने के लिए मैं क्या करूँगा? 96 तो मैं रखूंगा ही रखूंगा, और यहाँ पर अगर मैं 2 रखता हूँ तो यहाँ पर 27 बचेगा, 3 रखता हूँ तो यहाँ पर 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 18 आ जाएगा, नहीं कटेगा। और यहाँ पर मैं रखूँगा 6, 6 नम 54, नहीं कटेगा। 7, 8, 9 छंग 54, 6 का 9 रखना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर मुझे 9 रखना पड़ेगा, मेरा एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर, 96 से 96 कट जाएगा तो 9 आ जाएगा, और इससे काटूंगा 9 छंग 54, 6 कम 6 और 6 छंग 36, ठीक है? इनके दोनों की मेरे पास इनकी एफिशिएंसी भी आ गई। हालांकि इसका एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पे 96 54 इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर 9 और 16 इनकी एफिशिएंसी आ गई दोनों की अलग अलग। सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा है कि इन कथनों के जवाब देने हैं कि ए बी से कम कार्यकुशल है। पहला कथन ये दिया हुआ कि क्या ए बी से कम कार्यकुशल है? ए एक हमें क्या दे रखा है? दिनों में,
ए एक दिन में 9 काम करता है, बी एक दिन में 16 काम करता है, ठीक है? तो कम कार्यकुशल कौन है? ए है, ठीक है? ए कम कार्यकुशल है। तो ए बी से कम कार्यकुशल है, बिल्कुल ठीक है ये बात। दूसरी बात क्या है? ए तथा बी जब एक साथ काम करते हैं, तो काम का 11/15वाँ भाग 36 दिनों में समाप्त कर देते हैं। तो टोटल काम कितना है? 96 गुणा 9। इसका कितना काम कराना है? 11/15 भाग, और एक साथ काम करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 15 16 और 9 25 हो जाएगी, ठीक है? ये तो होगा, तो 36 दिनों में समाप्त करते, क्या 36 आंसर आएगा इसका? ये और देखना बस यहाँ पर, क्या 36 आ सकता है यहाँ पर? तो मुझे 36 तो मुझे कहीं से भी इसमें नहीं लग रहा है ये, ठीक है? तो यहाँ पर मुझे 36 नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर नीचे अगर इसको मैं 15 कर लूँगा, लेकिन 25 को काटने के लिए मेरे पास कोई संख्या ऐसी है ही नहीं। इसका मतलब ये मेरा पॉइंटों में जाएगा, तो इसका मतलब 36 दिन तो मेरा करेक्ट आएगा नहीं। तो इसका मतलब मेरा ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, दूसरा वाला। इसमें स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, कथन मेरा गलत हो जाएगा ये। यानी कि मेरा आंसर आ जाएगा केवल एक कथन ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, ओनली एक ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, दिए गए श्रृंखला के पहले 200 पदों का योग ज्ञात करना है यहाँ पर, ठीक है? पहले 200 पदों का योग ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 1 + 5 + 6 + 10 और +11 + 15 + 16 + 20, इस तरह से ये दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर देख सकता हूँ कि मैं 1 इसमें 5 का अंतर, इसमें 5 का अंतर, इसमें 5 का, इसमें 5 का, इस तरह से। यहाँ पर 5 का, यहाँ पर 5 का और यहाँ पर 5 का, इस तरह से ये दिया हुआ है इसमें। तब तो क्या मैं इन दोनों सीरीज को अलग कर सकता हूँ। 1 + 6 कर लूँगा और प्लस का यहाँ पर मैं 11 करूँगा और प्लस का 16 करूँगा, और ये आगे तक है, ठीक है? 200 पदों तक, प्लस 200 यानी कि 100 पद ये हो जाएंगे, 100 वाले ये हो जाएंगे इधर के। ये कितने हैं? 5 + 10 + 15 और +20, इस तरह से है ये। ये भी 100 पद है, ठीक है? 200 पदों का एक करना है ना यहाँ पर, तो 100-100 में बढ़ जाएंगे ये। 100 पद ये बचेंगे, 100 पद ये बचेंगे यहाँ पर। तो मुझे 100 पदों का योगफल ज्ञात करना है इनका। ये समांतर श्रेणी बन गई है, क्योंकि इनमें सब में 5 का अंतर आ रहा था। यहाँ पर ए का मान कितना है? 1 है, और डी का मान कितना है? 5 है। यहाँ पर ए का मान कितना है? 5 है, और डी का मान यहाँ पर कितना है? 5 है डी का मान, ठीक है? तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? SN बराबर N/2 2A + N-1 और गुणा डी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो मुझे 200 पदों का योग ज्ञात करना है, तो ये 100 पदों का योग है, 100 पदों का ये है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा मेरा 100/2 आ जाएगा यहाँ पर, और 2 गुणा 1 और प्लस का n का मान कितना है? 100, तो 99 बचेगा, और यहाँ पर गुणा 5, ठीक है? प्लस यहाँ पर भी ऐसे ही करूँगा मैं, यहाँ पर आ जाएगा 100/2 और 2 गुणा 5, और यहाँ पर भी 99 गुणा 5 आएगा यहाँ पर, ठीक है? ये मेरा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर 100/2 दोनों में कॉमन है यहाँ पर, ठीक है? ये आ जाएगा 2 + 99, और अभी मैं गुणा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? ये 5 ऐसे रख रहा हूँ, प्लस का यहाँ पर 2 पंजे 10 आ जाएगा, और 99 गुणा 5 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? इसको मैं क्या रख सकता हूँ? 10 और 2 12 आ जाएगा, यानी कि 10 और 2 12 आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हो सकता है? 10 100/2 आ गया यहाँ पर, और ये 12 आ जाएगा, 12 + 99 गुणा 6 रख सकता हूँ इसको मैं, ठीक है? ये 2 है यहाँ पर, 5 है, 1 5 ये है, 1 5 है, तो 6 में लिख सकता हूँ इसको, ठीक है? ये बात समझ में आ गई। 99 अगर मैं कॉमन ले लूँगा, ठीक है? तो यहाँ पर क्या बचेगा मेरा? तो यहाँ पर मेरा बचेगा, यहाँ पर 10 बचेगा यहाँ पर, ठीक है? ये 99 गुणा 10 आएगा, 99 कॉमन लूँगा तो 5 है, 5 ये 10 हो जाएगा यहाँ पर। अब 1 2 यहाँ पर भी, यही 6 बचेगा यहाँ पर, ये प्लस का 99 और 5 बचेगा यहाँ पर। कुल मिला के 100 गुणा 6 + 99 गुणा 5 बचा मेरे पास अब ये। अब मैं इसको कर सकता हूँ, वरना यहाँ मैंने इसलिए गुणा भाग नहीं करी, गुणा भाग करने में थोड़ी-सी दिक्कत सी हो जाती है। तो इसकी मैं करूँगा तो ये आ जाएगा 5 नम 45, और 5 नम 45 और 4 49, और प्लस 6 आ जाएगा मेरा यहाँ पर 501, ठीक है? 501 100 से इससे गुणा कर दूँगा, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ये है, ए, बी, सी, ए, बी तथा सी, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। मैंने देखा था सवाल, ये बहुत बढ़िया सवाल है। ए, बी, सी अपने वेतन के क्रम से, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है? इसमें क्या करते हैं, ये 10%, 12% और 15% ये दान करते हैं इतना। इसके अलावा ए और बी के वेतन समान है, ए और बी के वेतन समान दिए हुए हैं। उनके दान के बीच का अंतर कितना है? 520, और इनके दान के बीच का अंतर कितना है? यहाँ पर 2% है। तो 2% का मतलब जो है कितना है? 520 है यहाँ पर। 1% का मान कितना हो जाएगा? 260 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका ये कितना हो जाएगा?
इसकी आय कितनी हो जाएगी? अगर 1% का मान 260 है तो इसकी आय कितनी हो जाएगी? 26,000 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इसकी आय 26,000 तो इसकी आय भी 26,000 ही हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास अब यहाँ पर आ गई हैं, क्योंकि इनकी दोनों की आय जो है बराबर थी, वेतन जो है बराबर थे। अब आगे बोला था ए और बी का कुल दान सी की तुलना में इतना अधिक है, 2720 रुपये अधिक है। ए और बी का कुल दान, ए और बी का कुल दान कितना है? 22% है। ठीक है, 22% है, 1% का मान कितना है? 260। तो 22 का मान कितना होगा? इसकी गुणा करूंगा 22 की और 26 की, तो कितना आएगा मेरे पास? 26 दूनी 52 और 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55 और 2 57। ठीक है, 572 आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर। ठीक है, ये 572 और एक सिफर भी है मेरे पास यहाँ पर, यानी कि 5720 रुपये इन दोनों का कुल दान आ जाएगा, ए और बी का। इस सी की तुलना में 2720 रुपये अधिक है, तो सी का दान कितना होगा? सी का दान हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 3000 रुपये। ठीक है, ये 5720 में से 2720 अधिक है, तो सी से अधिक है ना इतना, तो इसका मतलब ये 3000 हो जाएगा सी का दान यहाँ पर। सी का दान अगर सी है तो सी की आय कितनी होगी? 15% का मान कितना है? 3000 है। 15% का 3000 है, तो यहाँ पर 1% का मान आ जाएगा यहाँ पर 15 दूनी 30 200, 100% का आ जाएगा 20,000। तो इसका जो वेतन होगा वो 20,000 हो जाएगा। ठीक है, इसका वेतन 20,000। ठीक है, अब इसका अब सवाल में क्या पूछा? अब हमारे पास ये सारी बहुत सारी यूनिट आ गई है यहाँ पर। अब सवाल में जो पूछा है ए और सी का कुल दान, ए और सी का कुल दान कितना है? ए का दान कितना है यहाँ पर? भाई 1% का मान 260 है, 10% का मान 26 हो जाएगा, यानी कि ए का जो दान है कितना है? 26। ठीक है, दूसरी बात, सी का कुल दान कितना है? 3000। सी का कुल दान कितना है? 3000। कुल दान कितना है इनका? 5600 इनका कुल दान है। आगे क्या बोला? ए बी सी के कुल वेतन का, ए बी सी का कुल वेतन कितना है? 26 दूनी 52 और 20 72, यानी कि इनका जो टोटल वेतन है वो 72,000 है। इनका जो टोटल वेतन है 72,000 है। तो ये कितना प्रतिशत है? ये 5600 जो है इसका कितना प्रतिशत है? ये सवाल में पूछा है। तो मेरे दो सिफर तो ऑलरेडी खत्म हो रहे हैं यहाँ पर। 56/720 और गुणा में कर दूंगा 100 यहाँ पर। ठीक है, इसी पर मेरा कट जाएगा यहाँ से, यानी कि 560/72 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इसको मैं छोटा कर सकता हूँ, 4 से काट लूंगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 से काटूंगा, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। मैं 2 से काट लूँ, 2 सत्ते 14, 2 नौ 18। ठीक है, 9 छंग 54, 9 अट्ठे 72, 9 छंग 9 सत्ते 63, 7 बार चला जाएगा, 9 सत्ते 63 आ जाएगा और ऊपर बचेगा यहाँ पर मेरा 7। पॉइंट लगाऊंगा, सी पर बढ़ा दूंगा और यहाँ पर बचेगा मेरा, यहाँ पर फिर से मैं 9 से 9 सत्ते 63 आ जाएगा, यानी कि ये मेरा 7-7 होता चला जाएगा आगे। तो इसका मतलब मेरा ये 7.8% मेरा आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो इस तरह से सवाल करके, सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल था मेरे हिसाब से। तो ये अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, एक बॉक्स में 9 दर्जन शीशे थे। भाई 9 दर्जन शीशे थे तो टोटल कितने हो गए? 12 नंबर 108, 108 शीशे थे टोटल। बॉक्स के गिर जाने के कारण कुछ शीशे टूट गए। मान लिया कुछ शीशे टूट गए, आधे इधर बिखर गए, आधे इधर बिखर गए। मान लिया यहाँ पर कितने कितने बिखर गए? तो यहाँ पर मैं मान सकता हूँ 60 यहाँ पर बिखर बिखर गए, 48 यहाँ पर रह गए होंगे। ठीक है, इस तरह से बिखर गए। सवाल में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात नहीं हो सकता? ये टूटे हुए हैं, ये बिना टूटे हुए, इस तरह से, तो इनका अनुपात क्या नहीं हो सकता? तो कुल मिला के इनका जो अनुपात होगा वो इसके योग के बराबर, इसका योग का गुणज होगा। जो इनका योग का गुणज होगा वो इसमें जरूर होगा। तो इसका मतलब इनका जो योग होगा वो इसमें जरूर होगा, इससे इसको काट रहा होगा वो। 7 और 2 9 काट रहा है क्या? 9 एकम 9, 9 दूनी 18 काट रहा है 108 को। ठीक है, 3 और 1 4 काट रहा है क्या? 4 दूनी 8 और 4 सत्ता 28 बिल्कुल काट रहा है। 5 और 3 8, 108 काट रहा है क्या? तो ये नहीं काट रहा। ठीक है, ये नहीं हो सकता। 5 3 7 5 12, 12 से आराम से कट जाएगा ये। ठीक है, 12 नंबर 108 कट रहा है, लेकिन मेरे पास ये एक ऐसा ऑप्शन है 5 और 3 8 जो कि 108 को नहीं काट रहा है, इनका टोटल योग। तो मेरा आंसर यही हो जाएगा, ये इनका अनुपात नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन ये है कि विश्राम बिंदु को छोड़कर बस की गति 152 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्राम बिंदु सहित यह है 114 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है? तो इस सवाल को कैसे करते हैं, इसमें जब मैक्सिमम चाल होती है उसमें से कम वाली चाल को घटा देते हैं और बट्टे में नीचे मैक्सिमम वाली चाल रखते हैं। गुणा में क्या रख दिया है कि कितने मिनट रुकती है? अगर मिनट रुकती है तो 7 से गुणा कर देंगे, घंटे रुकती है तो 1 से, इसको ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, अब जो भी मेरा आंसर आएगा वो आ जाएगा। इस तरह से इसको करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, कोई व्यापारी एक घड़ी को जो है 1500 में खरीदता है और उसे 10% की हानि पर बेचता है, फिर वह घड़ी के उसी मॉडल को 1600 में खरीदता है और 20% का लाभ पर बेच देता है। तो उसे कुल लाभ या हानि बतानी ही कितनी होगी? भाई पहले उसने वो घड़ी खरीदी 1500 की,
ठीक है, 1500 खरीदी और उस पर 10% की हानि पर बेचता है। 10% की हानि पर मतलब कितने 10% की हानि कितनी हो जाएगी उसको 150 रुपये की। 150 रुपये की हानि पर कितने में बेच रहा है वो? 1350 रुपये में बेच रहा है वो। ठीक है, आगे क्या बोला है कि फिर वही घड़ी उसी मॉडल को रुपये 1600 में खरीदता है। फिर से वो कितने में खरीदता है? 1600 रुपये में। 1600 में खरीदता, अब वो क्या करता है? 20% के लाभ पर बेचता। 16 दूनी 32 यानी कि 320 रुपये इस पे कमाता है और 1920 रुपये में इसको बेच देता है ये। अब सवाल पूछा है कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताना है उसको, क्या हुआ है भाई? यहाँ पर उसने हानि पर बेचा था और यहाँ पर उसने लाभ पर बेचा है, तो लाभ उसका अधिक है। हानि से अधिक है लाभ, तो इसका मतलब यहाँ पर उसे लाभ हो रहा है। पहली बात तो ये चीज है कि लाभ हो रहा है, तो हानि वाले तो खत्म हो जाएंगे दोनों ये। ठीक है, हानि वाले तो दोनों खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर लाभ हो रहा है 100%, क्योंकि यहाँ पर वो लाभ दिखाई दे रहा है साहब। यहाँ हानि पर 156 की हानि हुई तो यहाँ लाभ ले लिया इसने। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा इसमें? इसमें मैं क्या क्या करूंगा? 156 दूनी कितना होता है? यहाँ पे 156 150 का था, ये कितना 150 का था। ठीक है, 150 15 ये 150 होता है यहाँ पर, और ये 320 है, इससे दुगने से अधिक है यहाँ पर कुल मिलाकर के। अब क्या है इसमें? इसमें बोला है कि कुल लाभ या हानि, तो कुल लाभ या हानि कितनी होगी? यहाँ पर टोटल कितने में खरीदा था उसने इसको? 3100 रुपये की टोटल इसको कॉस्ट प्राइस पड़ी थी। लाभ कितना, हानि कितनी हुई? 320 में से अगर मैं 150 को घटाऊंगा, 320 में से 150 को घटाऊंगा, कितना बचेगा यहाँ पर? तो ये बचेगा मेरे पास 17 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, 17 बचेगा, तो 170 3100 का कितना परसेंट है ये ज्ञात करना है। ये दोनों सिफर कट जाएंगे यहाँ पर, और 31 से इसको काटूंगा मैं। 170 को जब मैं 31 से काटूंगा तो कितना आएगा? तो 5 एकम 5, 5 तिया 15। ठीक है, 5 बार आराम से चला जाएगा यहाँ से। 5 एकम 5 और 5 तिया 15, तो यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी ठीक हो जाएगा। 5.48% की लाभ हुआ है उसको। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने में जोड़ने पर योगफल 88 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। यानी कि ये जो संख्या है यहाँ पर ये, ठीक है, अगर मैं इसको 88 से विभाजित करूं, ठीक है, तो शेषफल जो आएगा मेरे पास, ठीक है, शेषफल क्या है इसमें कितना जोड़ने पर जो भी मेरे पास शेषफल आएगा, चलो मैं सवालों को करता हूँ। ठीक है, इसमें थोड़ा सा इसमें गुणा भाग करनी पड़ती है इनमें बस। ठीक है, इसमें 88 से 1 आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 बचेगा, 6 उतार लूँगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर 0 लग जाएगा और एक साथ ये भी उतार लूँगा यहाँ पर। ठीक है, अब मैं इससे काटूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कट जाएगा मेरा 4 अट्टे 32 और 4 अट्टे 32, 4 से कट जाएगा। 4 अट्टे 32 का 2, 4 अट्टे 32 और 35 आ जाएगा यहाँ पर। ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा यहाँ पर 1, 15 बचेगा और ऊपर से 3 डाल लूँगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा एक बार। तो इस 88 से 88 काटूंगा तो बचेगा मेरे पास 13 में से 8 गया, तो यहाँ पर 5 बचेगा और 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, यानी कि 65 मेरे पास शेष बच रहा है यहाँ पर। ठीक है, 91 673 में से अगर मैं 65 घटा दूं तो मेरी वो संख्या 88 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो सवाल में क्या पूछा था? इसमें वो पूछा था कि इसमें क्या जोड़ने पर, तो 88 और 65 का अंतर जोड़ने पर 88 में से 65 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर? 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा और ये 2, यानी कि 23 वो मेरी संख्या है। अगर मैं इसमें जोड़ दूं तो मेरी वो विभाजित हो जाएगी पूरी पूरी। अगला क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, ये सवाल दिया हुआ है। ठीक है, ये आपके लिए सवाल है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है। ठीक है, कर सकते हैं।